ये जो हम कहना चाहते हैं आपको, ये चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है जिसको इल्मुल अहवाल कहते हैं। अहवाल के बारे में इल्म हासिल करने को हम इल्मुल अहवाल कहते हैं। ये सिर्फ मर्ज़ और सेहत की बात नहीं होती, बल्कि इसमें हमें मुताला करना पड़ता है कि किस तरीके से तग़य्युरात हो रहे हैं। हमारे जो है मिजाज है, हमारा जो है अखलाक है, जो बॉडी ह्यूमर्स हैं वो इतदाल में है या इख्तलाल में है। जो कल हमने आपको मीज़ान बना के बताया था कि जब दो लोग पलड़े एक साथ जो है एक ही ऊंचाई पर होंगे तो इसको इतदाल कहेंगे। अब एक पल्ला ऊपर उठ जाएगा, एक पल्ला नीचे आ जाएगा तो इसको इख्तलाल कहेंगे। और यही जो है यहाँ से मर्ज की शुरुआत हो जाती है। तो पहले सबब था, फिर उसके बाद मर्ज था, उसके बाद अर्ज था। कल हमने कहा था कि जैसे आपको ठंड लग गई, ये एक सबब है। उसके बाद आपको जो है निमोनिया हो गई, ये मर्ज है, ज़ातुर्रैया। और फिर उसके बाद ज़ातुर्रैया की अलामात देखने को मिलेगी कि पसलियाँ आपकी फूलने लगेगी, चलने लगेगी, डायफ्राम ऊपर से नीचे आएगा। इस तरीके से अलामात आपको देखने को मिलेगी। तो बुनियादी तौर पर सर्दी लगना ये सबब था, और मर्ज क्या हुआ, ज़ातुर्रैया हो गया। और फिर उसके बाद जो है उस ज़ातुर्रैया की जो अलामात है वो अर्ज हो गई, यानी हमारे जिस्म में इख्तलाल पैदा हो गया। अब इसके बाद जो है सबब को हमने यही बताया था कि जो है दिस डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। जो तवाज़ुन में है उस तवाज़ुन में मुख्तलिफ इख्तलाल पैदा कर लिया जाता है, जिसको हम इख्तलाल के नाम से जानते हैं। पहले तवाज़ुन में होती है, फिर उसके बाद गैर तवाज़ुन में चली जाती है, या इसको हम इख्तलाल कहते हैं। अब उसके बाद जब मर्ज पैदा हुआ तो मर्ज को हम कैसे कैसे देखते हैं। मिजाज हमारा जो है साले मिजाज, मिजाज सू की तरफ चला जाता है। तरकीब उसकी साख्त में जो है तग़य्युरात आते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी जो है इत्तिसाल में फ़र्क पड़ जाता है, जिसे हम तफर्रुक़ इत्तिसाल कहते हैं, और उसके अफ़आल कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये जो मर्ज होता है, इस मर्ज को हम किस तरीके से, चार बुनियादी बातें थी जिसमें हमने कहा था आपसे कि मिजाज सालेह नहीं रहेगा बल्कि फासिद हो जाएगा या सुए मिजाज होगा। मिजाज का इस हद तक तग़य्युर हो जाना कि मर्ज का बाइस बन जाए, उसे हम सुए मिजाज कहते हैं। उसके बाद हमारी जसामत जो है, हर आज़ा की एक अपना एनाटॉमी है, एक साख्ती तशरीह है। उस साख्ती तशरीह में फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे हमने कहा कि वर में कबिद होगा या अस में कबिद होगा, तो कबिद में असम इजाफा हो जाएगा, उसके हजम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर या साख्त में तब्दीली होती है। इत्तिसाल, कहीं आपको चोट लग गई, इस तरीके से गिरे कि आपका फ्रैक्चर हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, तफर्रुक़ इत्तिसाल होगा। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द टिश्यूज इज नोन एज तफर्रुक़ इत्तिसाल, और कसर के नाम से भी, फ्रैक्चर के नाम से भी हम जानते हैं। और ये सब कुछ होगा तो उसके फंक्शन में भी फ़र्क पड़ जाएगा। भाई कोई भी मर्ज होगा तो फंक्शन में हमारे लावाला फ़र्क पड़ जाता है, और जब ये मर्ज लायक हो जाएगा तो हमारा जो है अलामात देखने को मिलेगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है ये दायमी रहे, ये आर्जी भी हो सकता है, और हाथ की कैफियत में हो सकता है, थोड़े वक्त में ख़त्म हो सकता है। या अगर जो है सही तरीक़े से अद्विया वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, आपने ग़ज़ा का परहेज़ नहीं किया, आदात अतवार में अपने जो है तग़य्युरात नहीं किया, तो ये जो है दायमी बन जाएगा, जिसको हम मुज़मिन के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद आइए देखते हैं कि असबाब, जहाँ से आपके चैप्टर की शुरुआत हो रही है। ये तो तमहीदी गुफ्तगू थी, प्रीफेस था। आपको मैंने साबिक़ा जो पिछला सबक पढ़ रखा था उसको ज़हन में ताज़ा करने के लिए इतनी बातें मैंने की। अब जो असल आज का मज़मून है, असबाब है। आप वो सीक्वेंस याद करिए, पहले सबब होता है, फिर मर्ज होता है, और फिर उसके बाद अर्ज दिखाई पड़ता है। तो असबाब को आपने कहा कि तग़य्युर जो है इतदाल से इख्तलाल का जाता है। तो वही कह रहा है कि जनरल या यूनिवर्सल कॉजेज़ हो सकते हैं, उमूमी भी हो सकते हैं, और विच इन्फ्लुएंस द इंटायर ह्यूमन बॉडी, जिससे इंसान का पूरा जिस्म जो है मुतासिर हो जाता है। जैसे उसके मिजाज में फ़र्क पड़ जाता है, उसके सेहत के कैफियत में फ़र्क पड़ जाता है, सीधे
या बिलवास्ता या बिला वास्ता, उसके सेहत में फ़र्क पड़ जाएगा। अब आइए हम ये देखते हैं, इल्मुल असबाब का ये चैप्टर शुरू हो रहा है, यानी हम असबाब का इल्म हासिल करते हैं। वो ब्रांच तिब्बे यूनानी की जिसमें हम सबब का इल्म हासिल करते हैं, उसे इल्मुल असबाब कहते हैं। इसमें असबाब को पहले तो असबाब उमूमी बताया गया, असबाब आम्मा बताया गया, अब उसके बाद 3 असबाब और आ रहे हैं। असबाब साबिक़ा यानी पहले से वो बीमारी थी, वो सिम्टम्स था, और फिर उसके बाद जो है मर्ज पैदा हुआ। सबब है ये बुनियादी, आप सीक्वेंस हमेशा याद रखिए। आप 2-4 दिन मेरे साथ लेक्चर में रहेंगे इंशाल्लाह, तो सुनते 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 आपको एकदम याद हो जाएगा, नींद में भी आप याद करेंगे। पहले सबब, फिर उसके बाद मर्ज, फिर उसके बाद अर्ज। अब ये सबब में कह रहे हैं कि सबब साबिक़ा यानी पहले वो सबब था, असबाब था, और जिसकी वजह से ये मर्ज लायक हुआ। मिसाल के तौर पर आपको सर्दी लग गई और फिर उसके बाद आपके जो है मफासिल में क्या हो गया, वजाउल मुफासिल हो गया। जॉइंट्स पे उनको तिब्बी इस्तिलाह में क्या कहते हैं, वजाउल मुफासिल, जॉइंट्स पेन हो गया। लेकिन उसका सबब था ये असबाब साबिक़ा था, पहले जो है ठंड लग गई, इससे जो है आपको वजाउल मुफासिल हो गया। अब उसके बाद असबाब वासिला, वसल से होता है मुलाकात से, ताल्लुक। विसाल जो आप बोलते हैं कि मौत को लोग फलाने का विसाल हो गया, वसाल से क्या होता है, मिलन। अल्लाह, बंदा अल्लाह से मिलता है, इसीलिए हम इसको विसाल कहते हैं। इस दुनिया से, दार फ़ानी से दार दायमी में वो जाता है जहाँ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, तो इसीलिए उसे विसाल कहा जाता है। तो वसल का मतलब होता है मुलाकात। ज्यों ही सबब जिस्म के किसी अज़ू के वसल में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो आपको मर्ज लायक हो जाएगा। अब जैसे जो है टॉक्सिक मटेरियल रीचिंग द लीवर्स, आपको हिपेटाइटिस हो गई। हिपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। जहाँ भी TIS ये सफिक्स माने बाद में आने वाला, हिपैटिक ये एक लफ्ज है, उसके बाद में TIS जहाँ भी आता है, इससे ज़हन नशीन कर लीजिए। जहाँ भी किसी भी लफ्ज के बाद ITIS आता है, इसका मतलब इल्तिहाब होता है या इन्फ्लेमेशन होता है। दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ हिपैटिक लीवर जो है। तो उसका सबब क्या था, सबब वासला। ज्यों ही टॉक्सिक मटेरियल आपके कबिद के ताल्लुक में आया, कांटेक्ट में आया, वसल में आया, तो हिपेटाइटिस का मर्ज हो गया। तो ये आपका असबाब वासिला था। फिर उसके बाद असबाब बादियाँ, एक्सटर्नल जो है, गर्मी है, सर्दी है, सदमा है, ज़ख्म है, ये जो है असबाब बादिया या एक्सटर्नल या अपेरेंट फैक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो बैरूनी माहौल के असरात से इंसान के जिस्म में शरायत करते हैं, इंसान का जिस्म महसूस करता है, जिसको हम असबाब बादियाँ कहते हैं। मसलन आपको गर्मी हो, सर्दी हो, या आपका कोई सदमा हो, उससे भी एक मर्ज हो सकता है। जिसे हम सदमा हम कह रहे हैं, तो एक शॉक, बहुत बड़ा जो है क़ल्ब की हरकत में काफ़ी तग़य्युरात आते हैं, और यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकता है। तो ये असबाब बादिया है। अब उसके बाद ये सबब को, जिस्म को कैसे मुतासिर करते हैं, उसका कुछ शरायत है, विथ सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्त है। ये कैसे जो है सबब जिस पर अपना चोट पहुंचाते हैं। तो पहला तो यह ससेप्टिबिलिटी ऑफ द आर्गन, हमारे अज़ू की क़ुवा में कमज़ोरी हो, तभी जो है भाई, हम जब कमज़ोर होते हैं तभी तो दुश्मन गालिब होता है, और अगर हम ताकतवर हैं तो दुश्मन मग़लूब हो जाएगा, हार जाएगा। तो जब हमारे जिस्म के अज़ू की क़ुवा में
कमजोरी होती है, सब्सिपिलिटी ऑफ द ऑर्गन होता है, तो फट से जो है गिरफ्त में जो है सबब ले लेता है। या इंटेंसिटी ऑफ द कफ, सबब की शिद्दत इतना ज़्यादा है, इतनी तेज़ी से उसने ज़रा जो है लगाया कि हमारे सर पर आ गया, मुझे मौका जो है मुदाफ़त का नहीं मिला, बचाव का। तो उसी तरीके से, या जरसूमा है, लेप्रोसी का है, या आपको जो है तदरुन रेवी का है, या आपको कोई भी जो है बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, इतना शदीद तरीके से जो है शिद्दत अख्तियार किया, उसकी असबाब की इंटेंसिटी, शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो है वो मर्ज लायक हो गया। और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितने वक्त के लिए आप सम कांटेक्ट में है सबब के, मसलन आप मुसलसल पानी में भीग रहे हैं, मसलन मुसलसल आप धूप में काम कर रहे हैं, मसलन मुसलसल आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर, कितने वक्फे के लिए आप असबाब के ताल्लुक में आ रहे हैं। अगर ज़्यादा ताल्लुक में आ रहे हैं तो आपको शदीद जो है मर्ज होना यकीनी है, और अगर वक्तन फ़ौक्तन आ गया तो फिर उसके बाद शिद्दत कम है, एक्सपोजर टाइम कम है, तो आपको कम इंटेंसिटी का मर्ज लायक होगा। या हो सकता है कि क़ुव्वत मुदाफ़त बॉडी की काम कर जाए, वो गालिब आ जाए, आपके पास भी जो है मर्ज न फटके। और वीकनेस ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म, इसी को हम क़ुव्वत दिफा कह रहे थे। इम्यूनिटी पावर जब हमारी कमज़ोर होती है तो हमारा दुश्मन जो सबब है वो जो है गालिब आ जाता है, और जो है जो है मर्ज की कैफियत में चला जाता है। अब इसका गोल्डन सुनहरा जो है जुमला क्या है कि सबब और सुटेबल कंडीशंस, और उसके जो है शराइत जो हैं, वो शराइत उसके लिए मुआफिक हैं। सबब और मुआफिक शराइत मिल करके मर्ज पैदा करती हैं। प्यारे तालिब इल्म, हम समझते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो आप चैनल पर जाकर बगैर लापलगेट आप उस पर हमसे सवाल कीजिए। आप खामोश रहेंगे तो खामोशी से, अगर जो है कोई मरीज डॉक्टर के पास ना जाए, खामोश रहे, तो फिर डॉक्टर उसके मर्ज का इजाला नहीं कर सकता है। अगर बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आपको खुल करके बताना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे से सुबह मैंने बात की तो उसने कहा कि सर कुछ हरूफ छोटे छोटे हैं, मैंने कोशिश की कि जितना हो सकता है उसको जो है बड़ा किया जाए। अब प्रोजेक्टर तो है नहीं भाई कि हम प्रोजेक्टर तो आपके यहाँ होता है कि आप स्लाइड्स को प्रोजेक्टर पे लगा के देखेंगे तो ये कई गुना बड़ा जो है दिखाई पड़ेगा। तो जितना मुमकिन हो सकता है उसने हमने बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने हमें इत्तला दी तब हम ये करने में कामयाब हो गए। तो इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि कहीं भी दिक्कत दुश्वारी है तो आप बेहिचक बात कीजिए। तो असबाब है और असबाब के मुआफिक शराइत मिल जाए, यानी कमज़ोर आज़ा मिल जाए, उसकी शिद्दत ज़्यादा हो, उस ज़्यादा वक्फे के लिए एक्सपोज किया गया, हमारे क़ुवा कमज़ोर है, तो ये जो असबाब और उसके शराइत मुआफिक मिल करके मर्ज की तख्लीक करते हैं, पैदाइश करते हैं। आइए हम आगे की चलते हैं। अब जब असबाब आम्मा मुआफिक हालात में जिस पर हमला करेगा तो ये क्या होगा, असबाब खासा। पहले तो उमूमी था, खासा जो है ये भी एक अक़साम है। फिर उसके बाद शराइत तासीर, उसकी तासीर क्या है, जो शर्तें हमने बताई कि उसकी कैफियत क्या है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी कम है, उसका एक्सपोजर कम है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, हमारे आज़ा कवी हैं, हमारे आज़ा जो है माऊफ हैं, कमज़ोर हैं। तो शराइत तासीर ये सब मिल करके अगर एक सिमत में जा रहे हैं तो इख्तलाल क़ुवा होगा, हमारी क़ुव्वत में खलल पड़ जाएगा, अदम तवाज़ुन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो डिस्टर्बेंस ऑफ फैकल्टीज़, हमारी अज़ों में इख्तलाल पैदा हो जाएगा क़ुवा में। अब जब क़ुवा में इख्तलाल पड़ेगा तो इख्तलाल मिजाज हो जाएगा, टेम्परामेंट डीरेंजमेंट, जिसे हम सूए मिजाज कहते हैं या इख्तलाल मिजाज कहते हैं। मिजाज खलल हो गया, सूए मिजाज हो गया। अब उसके बाद जो है इख्तलाल अखलात, यहाँ जो सफ़ेद लगा है बेटे ये एल है। ज्यों ही पहले सूए मिजाज होता है और ज्यों ही सूए मिजाज हुआ तो खिल्त में
इख्तलाल पैदा पड़ जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। जो सफरा है, जो दम है, जो बलगम है, जो सौदा है, उसमें अदम तवाजुन हो जाएगा, जिसको हम ह्यूमेरल बैलेंस कहते हैं, अखलात का अदम तवाजुन कहते हैं। और ज्यों ही अखलात का अदम तवाजुन होगा, मर्ज यकीनी तौर पर लाइक हो जाएगा। तो असबाब से मर्ज की तरफ, पहले शुरू में भी मैंने कहा था कि पहले सबब होता है, फिर मर्ज होता है, फिर मर्ज की अलामत होती है। ये हमेशा एकदम 1 सेकंड के अंदर आपके जहन में पूरी बैठ जानी चाहिए। इसी को लेकर के पूरे यूनानी को जितना खींचते चले जाएंगे, अब असबाब आम्मा और असबाब खासा और शराइत, इसको फिर अलग अलग हम जो है आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन ये करक्स है, मवाद है। पहले आपका सबब है, फिर उसके बाद मर्ज है, फिर उसके बाद आर्ज है, जो है अर्ज है, या जिसको हम अलामात की कहते हैं। अब कैसे है, असबाब हुआ, उसको मुआफिक हालात मिले, और जो है मुआफिक जो है तौर से असर पजीर हो गया, तो हमारे ख्वा में अख्तलाल होगा, मिजाज में अख्तलाल होगा, और फिर उसके बाद खिल्त में अख्तलाल होगा। और जब सब जगह अख्तलाल होगा तो यकीनी तौर पर मर्ज लायक हो जाए। आइए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर जो है, जो लिखना चाहते हैं बच्चे, इल्मुल अस्बाब, लेकिन वो समझने के लिए स्लाइडें बहुत ज़रूरी हैं, और इम्तिहान में अगर उनको उसी तरह से रिप्रोड्यूस कर दीजिए तो एग्जामिनर्स फिर पढ़ता नहीं है, वो फ्लो डायग्राम देख करके ही समझ जाता है कि बच्चे की तैयारी अच्छी है और बच्चे को जानकारी है। इसीलिए ये जो फ्लो डायग्राम आपके सामने पेश किए जाते हैं, कि फ्लो डायग्राम से चीज़ों को समझना भी आसान होता है, प्रोड्यूस करना भी आसान होता है। तो साइंस इज द कॉजेस इन यूनानी मेडिसिन, सबब के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको हम इल्मुल अस्बाब कहते हैं। अस्बाब का इल्म हासिल करने को हम इल्मुल अस्बाब कहते हैं। अस्बाब आमा और दो जनरल एंड यूनिवर्सल, ये जो है कैसे हैं, पूरे जिस्म में काम करते हैं। वो उमूमी असबाब है जो पूरे जिस्म में मिजाज और सेहत पर असर अंदाज करते हैं। अभी हमने पढ़ाया कि किस तरीके से उसके मिजाज साले में मिजाज जो है सू में चला जाएगा, और सेहत जो है साले सेहत सू में चले जाएगी, यानी वहाँ पर इख्तलाल पड़ जाएगा। तो पूरे जिस्म में होगा, मिजाज में होगा, सेहत में असर पजीर हो जाएगा, खा ये असरात बराह रास्त हो या बिल वास्ता हो, डायरेक्ट हो कर रहा है सबब या इनडायरेक्ट हो रहा है। तो ये आपको, यानी आप देख रहे हैं कि मौसम हवा हमारे खिलाफ हो जाएंगे, मसलाइक होगा, गज़ा मशरूबात में ख़राबी आएगी, फासिद गज़ा लेंगे, फासिद मशरूबात लेंगे, तो उसके बाद जो है मर्ज हरकत और सुकून, सही तरीके से हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है और सही तरीके से आराम नहीं कर रहे हैं, नींद आधा सो रहे हैं आधा जग रहे हैं, नफ्सियाती कैफियत है। तो ये चीज़ें वही हैं जो एक लाइन में दिया गया है कि असबाब आमा सेहत और मर्ज दोनों के लिए बुनियाद, ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर साले तौर पर सही तर्ज ज़िंदगी है तो ये उमूमी फैक्टर कमज़ोर पड़ जाते हैं और इंसान सेहतमंद रहता है। और अगर तर्ज ज़िंदगी सही नहीं है, जो उमूमी फैक्टर्स असबाब बताए गए, तो मर्ज की तरफ हो जाता है। अब उसके बाद असबाब साबका, प्रीसीडिंग केस कास, इसके मर्ज के लायक होने से पहले क्या असबाब थे। काज दैट अकर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिसीज, मर्ज के पैदा होने के पहले कौन से असबाब थे, एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द इलनेस, और वही बुनियाद बनाते हैं बीमारी के लिए। मसलन जो है आपको ठंड लग गई और वजउल मुफासिल हो गया, तो वजउल मुफासिल होने से पहले असबाब साबका था क्या था, वो असबाब साबका आपका एक्सेस कोल्ड एक्सपोजर था। बहुत ज़्यादा देर तक बहुत सर्द हवा में, बहुत सर्द माहौल में आप जो है खुले जिस्म के साथ बाहर थे, तो जो एक्सेसिव कोल्ड में जो एक्सपोजर हुआ, जो सबब था, वो उसके बाद जो है आपको मर्ज में तब्दील हो गया, वजउल मुफासिल या दर्द मुफासिल में मुब्तला। उसी तरीके से अब जो है क्या कह रहे हैं, असबाब वासिला, वासिला हमने कहा वसल से बना हुआ, इससे मुलाकात से होता है। ज्यों ही सबब जिस्म के मुलाकात या कांटेक्ट में आता है, असो के कांटेक्ट में आता है, मर्ज लाइक कर देता है। हमने कहा कि बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगाइस, देयर आर इन्यूमरेबल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट अटैक द ह्यूमन बींग्स, करोड़ों लाखों की तादाद में जरफुमा है, जिसको पूरा बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। एक
स्पेशलाइजेशन का पूरा सब्जेक्ट है। तो अगर ये जो है आपके कांटेक्ट में, एज सुन एज दे कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ द बॉडी दे कॉज certain disease. For example, if our liver comes in contact with the toxic matters, liver gets hepatized, और इसको हम कहते हैं हिपेटाइटिस। वर्म कबिद हो गया, जहरीला मादा जिधर तक पहुंचा और जो है हिपेटाइटिस भी हो गया, वर्म कबिद भी हुआ और यरकान भी हो गया। यरकान जो है जॉन्डिस को कहते हैं, ये हिपेटाइटिस नहीं, हिपेटाइटिस अलग चीज है, वर्म कबिद है, और यरकान आपका जॉन्डिस है जिसमें सफरा का गलबा हो जाता है या सफरा बनता ज़रूरत से ज़्यादा है और ज़रूरत के ज़्यादा अखराज भी हो रहा है तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं उसमें नालियों में, कॉमन बाइल डक्ट में, हिपैटिक डक्ट में, या जो है क्या कहते हैं आपको पैनक्रियाटिक डक्ट में, पैनक्रियाटिक डक्ट हिपैटिक डक्ट दोनों अलग अलग होती हैं और फिर ये दोनों आकर के मिलती हैं कॉमन बाइल डक्ट में। तो इन तीनों में से कहीं भी रुकावट पैदा हो गई तो जो आपका सफरा बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन कहते हैं, और जो कि कॉन्जुगेटेड में हिपैटिक से लीवर के जरिए तब्दील की जाती है, वो जाकर के फंस जाएगी नालियों में, जिसको हम स्टैटिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो है फिर आपको जॉन्डिस देखने का मिलेगा। और जॉन्डिस की उमूमी अलामात क्या है कि स्क्लेरा, सबसे पहले जो आँख की सफ़ेद झिल्ली है वो पीली हो जाएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे जिस्म की जिल्द पीला होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम जॉन्डिस या यरकान कहते हैं। अब उसके बाद जो है असबाब बादिया, जो एक्सटर्नल माहौल में जो है गर्मी है, सर्दी है और जो है जख्म है, ये सारे जो है असबाब बादिया के नाम से जाते हैं। फिर उसके बाद शरायत, जो हमने बताया 4 तरीके की शरायत बताया था कि वो शरायत जो पूरी हो जाए तो सबब जो है गालिब आ जाता है और मर्द को पैदा करता है। यही देखिए जो हमने 4 पॉइंट वहाँ पर लिखा था, ये आपके वजह से हमने वहाँ पर बड़ा बड़ा करके पेंट में जा करके माइक्रोसॉफ्ट पेंट में वो बनाई हुई जो है स्लाइड्स है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द आर्गन, अज़ो की इस्तेदाद किस तरीके का, कवी है कि कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, नातवा है, तो उसके हिसाब से जो है अज़ो की इस्तेदाद मुतासिर करती है मर्ज को। फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द काज, सबब की शिद्दत कितना है, कमज़ोर है, ज़्यादा है, सबब की शिद्दत। ड्यूरेशन, असर की मुद्दत कितना, 1 घंटे गर्मी में रहे, 2 घंटे रहे, 24 घंटे रहे, आप 10 डिग्री जो है बर्फ में रहे या 8 डिग्री में, तो असर की मुद्दत और कितने वक्त तक रहे असर की मुद्दत। और वीकनेस ऑफ द डिफेंसिव मैकेनिज्म, कुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी, और असबाब और उनके लिए मुआफ़िक़ हालात मिल जाएं, शर्तें उनकी पूरी हो जाएं, तो ये दोनों मिल करके जो कहते हैं एक मर्ज के लिए मनफी शरायत और मर्ज के लिए मुस्बत शरायत। यानी मुस्बत का मतलब सही सिमत में जा रही, ये दोनों मिल करके मर्ज पैदा कर देगा। जो है ये जो शरायतें ऊपर हैं, आज़ा कमज़ोर है, शिद्दत ज़्यादा है, मुद्दत जो है ज़्यादा है, दुआ कमज़ोर है, तो जब ये चीज़ें लायक होंगी तो असबाब और ये चारों चीज़ें जो है मिल जाएंगी तो आपको मर्ज जो है लायक हो जाएगा। फिर उसके बाद आइए हम देखते हैं असबाब मुखालिफा और गैर मुखालिफा। अगर जो है causes that changes the normal temperament और structure of the body, उसको हम असबाब मुखालिफ कहते हैं। हमारे मिजाज को, साले मिजाज को सुए मिजाज की तरफ ले जाएगा या साख्त में तब्दीली करेगा, एनाटॉमी में तब्दीली करेगा, तो असबाब मुखालिफा जो हमारे जिस्म के मिजाज और जो है एनाटॉमी के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम असबाब मुखालिफा, मुखालिफत करते हैं, हमारे जो है दूसरे सिमत में जाते हैं, सेहत के सिमत में नहीं जाते बल्कि मर्ज की सिमत में ले जाते हैं, तो इसको असबाब मुखालिफा के नाम से जलते हैं। मसलन मुसलसल गर्मी है तो सफरावी मिजाज बनेगा ही बनेगा, क्रोनिक हीट है तो सफरावी मिजाज आपको बन जाएगा। तो ये आपका सबब था, और फिर उसके बाद ये आपको ये आपका मुसलसल ये आपका सबब है, और सफरावी मिजाज जो है ये तग़य्युरात हो गया, ये आपका मर्ज हो गया। तो ये खिलाफ जो है मुखालफत करता है।
پھر اس کے بعد اسباب غیر مخالفہ نان آلٹرنیٹیو ڈیزیز کازز دیٹ ڈو ناٹ آلٹر دا ٹیمپرامنٹ. آپ کے مزاج کو صالح مزاج کو سوئے مزاج کی طرف نہیں لے جائیں گے بٹ اونلی کازز ٹیمپروری ڈسٹربنس. دائمی مداخلت نہیں کرتے ہیں خلل نہیں پہنچاتے ہیں بلکہ عارضی طور پر کچھ دوا دارو کچھ آرام سکون کرنے کے بعد خود غذا اور پرہیز کے بعد یہ واپس صحت کی طرف واپس آ جاتے ہیں. وہ اسباب جو مزاج میں مستقل تبدیلی نہیں کرتے ہیں بلکہ عارضی تبدیلی کرتے ہیں اسے ہم اسباب غیر مخالفہ کہتے ہیں. وقتی تھکن جیسے مثال پر انہوں نے دی ہے. اب اسباب ضروریہ اور غیر ضروریہ میں کیا فرق ہے؟ اسینشیل کازز جو ہے ڈیفینیشن یہ جو ہم ابھی بتائیے وہی چیز ہے آپ کو یہ چیز ہے اسباب ضروریہ وہی چیز ہے. اب جو ہے امتحان کے لیے 2-4 لائن آپ اگر کچھ بھی نہیں کر پائے تو اس سلائڈ کو دیکھ لیجئے کہ اسباب ایکسپلین ہاؤ ویریس کازز کس طریقے سے مختلف اسباب عمومی ہوں یا خصوصی ہوں انٹرنل آپ کے داخلی ہوں یا آپ کو خارجی ایکسٹرنل ہو یا آپ کے جو ہے ضروری ہوں یا غیر ضروری ہوں جسم سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو جسم کے صحت کو متاثر کرتے ہیں ڈیسیز کی طرف لے جاتے ہیں. تو اتنا بھی اگر لکھیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو 1-2 نمبر مل جائے گا. لیکن اگر اچھا جو ہے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اچھا حکیم بننا چاہتے ہیں تو حکمت جو ہے ایسے نہیں آتی. سب سے پہلے اپنے بنیادی چیزوں پر آپ محنت کریں گے سمجھیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے دانت سے دبا کر رکھیے. ہم نے ایک بار بتایا تھا کہ دانت سے کوئی چیز دبائی نہیں چاہتی ذہن میں محفوظ رکھنے کے لیے دانت سے دبانے کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ سبب ہے پھر مرض ہے اور پھر اس کے بعد عرض ہے. یہ 3 بنیادی کنجی ہے. اب سبب کو کھولتے چلے جائیے اس پر PhD کر لیجئے. اسی طرح سے مرض کو کھولتے چلے جائیے اس کا جو ہے آپ ازالہ کرتے جائیے. اور ایسے بھی مرض ہیں جو آج تک ازالہ نہیں ہو پا رہا ہے ان کا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے کیا علامات ہے اس کو آپ جو ہے دیکھتے رہیے. تو علامات بھی یاد کرنی ضروری ہے کہ اسی کی بنیاد پر ہم مرض کی تشخیص کرتے ہیں یا جو ہے اس کے مزاج کی تشخیص کرتے ہیں. پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ تشخیص مزاج پہلے کیا جاتا ہے پھر تشخیص اخلاق کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد تشخیص اسباب مرض کیا جاتا ہے. وہاں پر بھی جو ہے اسباب یعنی سبب آ گیا روٹ کاز مرض کا کیا ہے. جب وہ سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ جو ہے وصول علاج صحیح سمت میں لے کے جائیں گے اور صحیح سمت میں ادویہ کریں گے. اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوگی تو آپ کے اور آپ کے مریض دونوں صحت یاب ہوں گے. آپ جلدی سے جلدی ڈاکٹر بن کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے انہی دعاؤں کے ساتھ اپنا ہم بات گفتگو ختم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے. جتنا کرتے جائیں گے اوروں کا بھی بھلا ہوگا. یوٹیوب اسی کو فروغ دیتا ہے جس کے چاہنے والے زیادہ ہوں. فی امان اللہ.